ये अब हम इतिहास की एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन युग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति व उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले कि यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मास्टर चौक। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति इसका एक दूसरा नाम है। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका यह नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित यह सभ्यता है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यदि हम इसके समय की बात करें तो इसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। यह सर्वाधिक मान्य तिथि है। यह कार्बन 14 पद्धति द्वारा निर्धारित है। 2300 से 1900 ईसा पूर्व का समय सिंधु घाटी सभ्यता की विकास की पराकाष्ठा का समय माना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में पोषित हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। सभ्यता नदी के आसपास ही क्यों पोषित हुई? नदी क्यों? क्योंकि नदी उपजाऊ मिट्टी को पैदा करती है एवं नदी से ही हमें सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था होती है, इसलिए यह सभ्यता नदी घाटी में ही पोषित हुई। यह मूलतः उन्नत शहरी संस्कृति नदी घाटी सभ्यता है। इसका उत्खनन सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। यदि हम इसके दो बड़े नगरों की बात करें तो हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, यह पहला सिंधु घाटी का ऐसा स्थल है जो खोजा गया। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। एवं मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, यह दोनों स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े एवं प्रमुख स्थल हैं। पिग्गट महोदय कहते हैं कि यह यानी कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पिग्गट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इनके बीच की परस्पर दूरी यदि हम बात करें, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की परस्पर दूरी 640 किलोमीटर है। यह एक ही सभ्यता के दो केंद्र हैं। नगरीकृत एवं कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत एवं कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से लोहे की जानकारी नहीं होती। लोहे की जानकारी यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में होती है, अर्थात लोहे की जानकारी के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी घाटी की सभ्यता है। यह सुमेर की सभ्यता भी कही जाती है। वर्तमान में यह इराक गणराज्य का भाग है। यदि हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो यह नील नदी घाटी की सभ्यता कही जाती है। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम यानी कि इसके संपूर्ण स्थल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। यदि हम पाकिस्तान में बात करें तो इसके मुख्य स्थल बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। यदि हम बात करें तो पंजाब में रोपड़, गुजरात में लोथल एवं धौलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, राजस्थान के कालीबंगन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर के बुर्ज़होम एवं पश्चिमी महाराष्ट्र के दायमाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। यदि हम बात करें भारत में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं।
यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो सबसे उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यह मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। यदि हम दक्षिणी भाग की बात करें तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग या सबसे सुदूर क्षेत्र दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रावरा नदी के तट पर स्थित है। यदि हम पूर्वी भाग की बात करें तो यह आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यदि हम पश्चिमी भाग की बात करें तो यह बलूचिस्तान में स्थित सूत का गेंडोर है, जो डास्क नदी के तट पर स्थित है। आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन या नगर योजना की बात कर लेते हैं। नगर योजना के 3 मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, नगर पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बटे हुए हैं। नगर के पश्चिमी भाग में एक ऊंचे चबूतरे पर दुर्ग का निर्माण किया गया है। यह सामुदायिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। इन्हें दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला कहा जाता था। इनका आकार छोटा होता था। दुर्ग के नीचे के शहर को मुख्यतः आवासीय क्षेत्र कहा जाता था। इन्हें नगर टीला भी कहा जाता था या पूर्वी टीला कहा जाता था। इनका एक अन्य नाम था निचला नगर। यह निचला नगर बड़ा हुआ करता था। यह श्रमिकों का गृह या श्रमिकों का घर हुआ करता था। दुर्ग एवं पूरे शहर को पक्की ईंट की दीवार से घेरा जाता था। भवन निर्माण में निश्चित आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यदि हम ईंटों की आकार की बात करें तो ईंटों का आकार 4:2:1 यानी 4:2:1 के औसत का होता था। कालीबंगा तथा रंगपुर में कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी प्राप्त हुए हैं। यदि हम नगर की बात करें तो यह ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड प्रणाली पर अत्यंत व्यवस्थित थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड प्रणाली पर आधारित थे या निर्मित थे। सड़कें सीधी थीं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यदि हम बात करें अगले नगर योजना में विशेषता की तो निकासी पाइप, शोक पीट एवं मेन होल आदि की व्यवस्था आधुनिक प्रणाली जैसी है। ईंटों से बनी नालियों को चूना पत्थर की पट्टियों से ढका गया है। उन्नत एवं भूमिगत जल निकास प्रणाली थी, जिसके साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। दुर्गीकृत नगर योजना चंदूजड़ों को छोड़कर हर जगह थी। चंदूजड़ों जो कि एक ऐसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक ही टीले पर स्थित था। ये अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संरचना की बात कर लेते हैं। यह सभ्यता अति रूढ़िवादी रही है अपने संपूर्ण इतिहास काल में। इसकी नगर योजना, माप तौल एवं लिपि आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक नियंत्रणकारी सत्ता थी, अर्थात यहाँ एक नियंत्रणकारी सत्ता थी जो सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू में हस्तक्षेप करती थी। अगला है संभवतः राजनीतिक शक्ति पुरोहित राजा में निहित थी। यहाँ पर महलनुमा भवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आइए अब हम सामाजिक संरचना यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना की बात कर लेते हैं। यहाँ के साम्राज्य में पुरोहित, व्यापारी, दस्तकार एवं विभिन्न श्रेणी के श्रमिक के प्रमाण मिलते हैं। योद्धा वर्ग यहाँ पर संभवतः नहीं था। जनसंख्या 3 वर्गों में विभाजित थी। दासों के स्वामी जिनकी संख्या न्यूनतम यानी कि कम थी, दास जो सर्वाधिक संख्या में थे, तथा स्वतंत्र कारीगर, दस्तकार वर्ग। अगला है उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग का अस्तित्व था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग का अस्तित्व था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी।
अर्थात यहाँ पर पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों के प्रयोग हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। इस आधार पर हम यह कहते हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र का प्रयोग हुआ करता था। मिट्टी की मृण मूर्तियाँ मिलने में से उसके मातृ सत्तात्मक समाज का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर मिट्टी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे इस समाज के मातृ सत्तात्मक समाज होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, शिकार करते थे, चौपड़ एवं पासा का खेल खेला करते थे। यदि हम इनके मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन में मुख्य फसल गेहूं और जौ की थी, और ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यदि हम आइए अब अगली सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना के बाद हम अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था की संरचना किस तरीके से हुई थी। यदि हम अर्थव्यवस्था के संरचना की बात करें तो यहाँ पर व्यापार जल तथा थल दोनों माध्यमों से होता था। यह शहरी अर्थव्यवस्था थी। भूमि के जलोढ़ होने के कारण यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय था। रबी फसलों में गेहूं, जौ तथा खरीफ की फसलों में कपास एवं तिल प्रमुख थे। भेड़, बकरी, भैंसों एवं सुअरों के प्रमाण मिलते हैं। अनेक मुहरों पर सांड का चित्र बना हुआ है। नगर धीरे धीरे उद्योग एवं व्यापार के केंद्र बन गए थे। श्रम के विभाजन एवं विशिष्टीकरण की व्यवस्था थी। ईंटों का निर्माण इस सभ्यता के प्रमुख उद्योगों में शामिल था। कताई एवं बुनाई के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र एवं कांस्य प्रौद्योगिकी के पुष्ट प्रमाण मिले हैं। प्राप्त कांस्य प्रतिमा किसी विशिष्ट कार्यशाला में निर्मित प्रतीत होती है। हाथी दांत एवं सीपी पर दस्तकारी प्रचलित थी। ये लोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, सेलखड़ी एवं अन्य कई कीमती पत्थरों से निर्मित सुंदर मनकों का उपयोग करते थे। मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। स्त्री पुरुषों की लघु मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिलती हैं। समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करने के प्रमाण मिले हैं। इनमें मेसोपोटामिया प्रमुख है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। व्यापारी अत्यंत समृद्ध थे तथा उनका समाज में प्रभावशाली स्थान था। विशेषज्ञ दस्तकारी समूहों की उपस्थिति थी। तौल के लिए 1, 2, 4, 8, 16 वाली प्रणाली प्रचलित थी। सामुद्रिक व्यापार के लिखित एवं चित्रात्मक प्रमाण मिलते हैं। सोने एवं चांदी के मनके भी मिले हैं। बैलगाड़ी अंतर्देशीय परिवहन का साधन थी। वस्तु विनिमय पर आधारित यह अर्थव्यवस्था थी, या यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित व्यापार होता था। यहाँ के लोग सोना, चांदी, तांबा, टीन, लाजवर्द, मणि, कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। यदि हम इनके निर्यातों की बात करें तो ये कृषि उत्पाद, कपास निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियाँ आदि का निर्यात करते थे। यहाँ के लोग सोना अफ़गानिस्तान, ईरान व दक्षिणी भारत के कर्नाटक से करते थे। टीन का आयात ईरान, अफ़गानिस्तान से करते थे। चांदी ईरान एवं मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगाते थे। लाजवर्द मणि बदख्शा से आयात करते थे। यदि हम तांबे की बात करें तो तांबा खेतड़ी राजस्थान में स्थित है एवं बलूचिस्तान से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का आयात खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से करते थे।
कीमती पत्थर बलूचिस्तान एवं राजस्थान से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मंगाते थे। फिरोजा ईरान से एवं सेलखड़ी ईरान से मंगाते थे। आइए अब हम शिल्प एवं कला के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित, प्रसिद्ध एवं चर्चित कृति है एक नग्न स्त्री की नृत्य मुद्रा में कांस्य प्रतिमा। स्त्री ने बहुत सी चूड़ियाँ पहनी हैं, उसके केसों की सुंदर वेड़ी बनी हुई है। पुजारी की अर्ध प्रतिमा भी कला का एक सुंदर उदाहरण है। कांस्य प्रतिमाओं में विभिन्न पशु पक्षियों की विभिन्न चेष्टाओं को उकेरा गया है। खिलौनों के रूप में कांस्य की 2 गाड़ियाँ मिली हैं जो अत्यंत आकर्षक हैं। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ की प्रमुख कला है। तलवार से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। ये लोग लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में होना चालू हुआ था, अर्थात लोहे के साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं। यदि हम बात करें तो पाषाण तथा कांसे के उपकरणों का उपयोग ये लोग किया करते थे। आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ के लोग लिंग तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इस सभ्यता के लोगों के ऊपर धर्म का काफ़ी प्रभाव था। सिंधु के लोगों की धार्मिक आस्था मूलतः उर्वरता पंथ पर आधारित थी। वे मातृदेवी, प्रकृति देवी एवं शिव के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। इनमें मातृदेवी सर्वाधिक प्रचलित थी। बाद में उनका स्थान शिव ने ले लिया था। सिंधु लोगों का विश्वास था कि बलि द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। दुर्ग के भीतर एवं बाहर ऐसे कई स्थान या कई भवन पाए गए हैं जिन्हें मंदिर कहा जा सकता है। कई मुहरों पर एक देवता का चिन्ह है जिसके सर पर सींग है। यह योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है तथा बकरी, हाथी, शेर एवं मृग से घिरा हुआ है। इसे पशुपति माना जा रहा है या माना जा सकता है। सर्प पूजा भी प्रचलित थी जिसका उर्वरता पंथ से निकट का संबंध है। कुछ मुहरों पर चक्र एवं स्वास्तिक के चिन्ह भी या चित्र भी मिले हैं। पवित्र स्नानागार का पाया जाना कर्मकांडों में उनके विश्वास की ओर इंगित करता है। कालीबंगा एवं अन्य स्थानों पर अग्निवेदियों का पाया जाना बलि पूजा की ओर संकेत करता है। मूर्ति कला के निर्माण में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पशुओं में कुबड़ वाला बैल या सांड इनका विशेष पूजनीय था, जिसे वृषभ भी कहा जाता था। मंदिर के अवशेष वैसे तो नहीं मिलते हैं। आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के संस्कार के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा में कई कब्रें मिली हैं। कब्रों में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन तथा कुछ कब्रों में आभूषण आदि रखे जाते हैं या रखे हुए मिले हैं। कुछ कब्रों में महिला एवं पुरुष कंकाल के जोड़े मिले हैं। संभवतः यह उस समय प्रचलित सती प्रथा के समान कोई प्रथा रही होगी, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के भाषा एवं लिपि की बात कर लेते हैं। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि उपलब्ध है जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में
प्रयुक्त लिपि जो भाव चित्रात्मक लिपि थी यह अभी भी उपलब्ध है, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के लोग चित्राक्षरों का उपयोग करते थे। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, यानी कि जब अभिलेख या अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसे हम वेस्ट्रोफेडान लेखन शैली कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम अगली कड़ी में यानी कि अगले लेक्चर में हम अलग अलग हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, सुतका गेंडोर, चन्हूदड़ो, आलमगीरपुर, रंगपुर, रोपण, सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनवाली आदि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में एवं उनके विशेषताओं के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे।